हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है वो आज हम देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है ईटे मन के दास्तियाँ। ठीक है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमारे चैनल का नाम है रूही क्लास। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ से क्या अभिप्राय है। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ने लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये दो क्वेश्चन एमपी इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो हम पढ़ते हैं बाढ़ से क्या अभिप्राय है। तो बाढ़ क्या होता है। ठीक है, तो बाढ़ जो होता है वो एक किस पत्थर से बनाया जाता है। उस पत्थर का होता है चाट। तो ये चाट नामक पत्थर से बनाया जाता है और ये निशान रहित होता है। निशान रहित मतलब इस पर कोई भी निशान नहीं होता। और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार घनाकार होता है। ठीक है, अब इसका जो निचला मानदंड होता है वो द्विआधारी होता है। ठीक है, निचला द्विआधारी वो ऊपरी जो होता है वो कैसा होता है, वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण कराता है। तो आई होप आपको बाढ़ क्या है ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमें इसमें क्या क्या रखना है, ये कौन से पत्थर से बनाया जाता है, कैसा होता है और किस प्रकार का ये अनुसरण कराता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी, दयाराम सहानी व रखलदास बनर्जी ने की थी। तो दयाराम सहानी ने कब की थी, तो 1921 में की थी। ठीक है, और रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, और अगर ये पूछे किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। कि जो बनाने की प्रक्रिया फाइनेंस क्या होता है और ये कहाँ मिलते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आने जैसा एग्जाम में। ठीक है, वैसे तो हम सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लेकिन फाइनेंस जो है वो कई बार एग्जाम में आया है कि फाइनेंस क्या है तथा ये कहाँ मिलते हैं। तो फाइनेंस जो है वो एक बहुत कीमती वस्तु है। ठीक है, और ये कीमती वस्तु क्यों है, क्योंकि इसके जो बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कठिन होती है। अब ये किस चीज़ से बनता है, तो ये घिसी हुई रेत, बालू और रंग है ना, और चिपचिपे पदार्थ, इन सबको मिलाया जाता है आपस में। किस किस को, रेत को, वो भी घिसी हुई रेत, ठीक है, बालू, रंग व चिपचिपे पदार्थ को मिलाया जाता है और इसे मिलाकर आग में पकाया जाता है। तब जो बर्तन बनता है उसे फाइनेंस कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो इससे कई प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ, ठीक है, बर्तन, ये सब बनाया जाता है। और ये सब जो चीज़ें होती है वो बहुत कीमती होती है। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये सामान्यतः बड़ी बस्तियों में मिलते हैं। बड़ी बस्तियों पे क्यों मिलते हैं, क्योंकि बहुत कीमती होते हैं, इसलिए कोई भी सामान्य लोग इन्हें नहीं खरीद सकता, इसलिए ना ऐसे अमीर लोग ही इन्हें क्या करते हैं, इन्हें खरीदते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। और अगर आपको पता नहीं हो कि फाइनेंस क्या है, तो बुक में जो एक डायग्राम है, उन 4 स्थानों के नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो थी वह संस्कृति उन्नत थी, वह परिपूर्ण थी। तो ऐसे कौन कौन से स्थान है, तो ऐसे में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व कलिबंगन। ठीक है, और ये चारों जो स्थान है इसको आप एक बार मैप में भी जरूर देखना। अब हमारा क्वेश्चन है कि पुरातत्ववाद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हुए सिंधु सभ्यता के संदर्भ में समझाइए। मतलब इनका ये कहना है कि जो पुरातत्ववाद मतलब जो वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं जो कि पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, वो किस प्रकार अतीत मतलब जो बीत चुका है उसका वापस से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, तो उसका पता किस प्रकार से लगाए, तो किस प्रकार से लगाते हैं ये हम इस आंसर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण पुरातत्ववाद उनका पता लगाते हैं और उसका पुनर्निर्माण या फिर उसे फिर से लाते हैं। तो किससे करते हैं, इतिहास से। ठीक है, किसी भी सभ्यता के इतिहास को वो जानते हैं, पहचानते हैं और उसका फिर से क्या करते हैं, वो पुनर्निर्माण करते हैं। और इसी के आधार पर क्या किया है, हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया या फिर उसके इतिहास के बारे में हमने उसके इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। तो किस प्रकार से किया है वो हम देखेंगे। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता। अब कैसे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे पता लगाया कि एक नगरी सभ्यता थी, तो क्या हुआ, जब खुदाई की तो उसमें बहुत सारे नगर जो है वो खंडर के रूप में मिले। ठीक है, उसमें उन्होंने भवन के निर्माण देखे, मतलब ये इनकी बनावट किस प्रकार है, वहाँ की नालियाँ कैसी है, वहाँ की सड़क कैसी है, इन सब की जानकारी प्राप्त की। और जब इन सबको देखा, जाना, समझा, तो पुरातत्ववाद ने पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक इतिहास का निर्माण। अब आर्थिक इतिहास का निर्माण तो हमें किस प्रकार से पता लगा, तो खुदाई में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है उससे हमें
उससे हमें पता चला है कि वहाँ का जो आर्थिक इतिहास था वो किस प्रकार से रचा गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंस जो होता है वो सामान्य लोग नहीं खरीद सकते थे। तो इसी प्रकार से हमें पता चला कि वहाँ पर कौन से लोग गरीब है और कौन से अमीर। जो लोग सस्ती या फिर सामान्य वस्तुएं मतलब जो रोज के काम की आने वाली वस्तु यूज़ करते थे वो कैसे होते थे? वो गरीब होते थे, ठीक है। और जो लोग कीमती या फिर विलासिता की वस्तुएं करते थे, खरीदते थे या फिर उनका यूज़ करते थे, वो कैसे होते थे? अमीर होते थे। तो इससे ही हमें पता चला है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। और जहाँ पर जो विलासिता मतलब होता है कीमती वस्तुएं, जहाँ से अच्छी प्राप्त हुई है वहाँ से पता लगा है कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? अच्छी थी। और इस प्रकार से ही आर्थिक इतिहास रचा गया। अब हमारा पॉइंट है सामाजिक इतिहास का निर्माण कैसे हुआ। तो सामाजिक इतिहास का निर्माण कैसे हुआ? तो वहाँ के जो भी रीति रिवाज वगैरह मतलब वो किस प्रकार से पूजा पाठ या फिर किन प्रकार से उनके रीति रिवाज थे, समाधान किस प्रकार से करते थे, इन विधियों का हमने पता लगाया और वहाँ का सामाजिक इतिहास रचा गया। फिर धार्मिक इतिहास कैसे रचा गया? तो धार्मिक इतिहास कैसे रचा कि वो लोग किस प्रकार की पूजा करते थे। हमें खुदाई में जो जो चीज़ें मिली है उससे हमने क्या करा है? धार्मिक इतिहास रचा गया। अब हमें वहाँ से कौन कौन सी मूर्ति मिली है? तो वहाँ से हमें मातृ देवी मिली है तथा शिव की मूर्ति मिली है। हड़प्पाई जो लोग थे वो क्या करते थे? शिव की उपासना करते थे तथा माता देवी की पूजा करते थे। और इस प्रकार से जो ही है वो क्या रचा गया? धार्मिक इतिहास रचा गया, ठीक है। अब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो 4 या 5 या 6 मार्क्स का, तो उसमें जो है निष्कर्ष का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्यों? क्वेश्चन में निष्कर्ष हमेशा लिखना है। तो हम निष्कर्ष में लिखते क्या है? तो निष्कर्ष में हमें ये लिखना है मतलब कुछ भी एक नॉर्मली मतलब हम क्वेश्चन में से भी कुछ ऐसी लाइन जो कि इस पर मतलब बहुत कम शब्दों में पूरे क्वेश्चन को बता सके। तो हम इसमें ऐसी कौन सी लाइन लिखेंगे? तो हम ये लिखेंगे कि हमने जो भी तथ्य पढ़े उनसे ये स्पष्ट होता है कि जो पुरातत्ववाद है उन्होंने ही क्या करा है? उन्होंने ही पूरा वस्तुओं के माध्यम से क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास रचा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण समझाइए। अब हड़प्पा सभ्यता हमने देखी बहुत उन्नत थी, नगरीय सभ्यता थी, तो अब इसका विनाश किस प्रकार से हुआ? ठीक, तो इसका विनाश किस प्रकार से हुआ? भारी आक्रमण, ठीक। पहला पॉइंट है भारी आक्रमण। मतलब अनेक विद्वान हैं जैसे कि जॉन मॉशन, उनका क्या अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता जो है उस पर एक भारी शक्ति का आक्रमण हुआ, जिससे क्या हुआ? इस सभ्यता का अंत हो गया। मतलब किसी ने इस पर आक्रमण किया और ये सभ्यता को लूट लिया और ये सभ्यता खत्म हो गई। अब दूसरा क्या? नदियों में बाढ़ आना। आपको पता है कि वहाँ पर सहायक नदियाँ थी, ठीक है, जिसके बीच में हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु और तथा उसकी जो सहायक नदियाँ थी उसमें बाढ़ आ गई और इस सभ्यता का क्या हो गया? नाश हो गया, ठीक है। कुछ का मानना है कि भूकंप, ठीक है। मतलब हर विद्वान के अलग अलग मत है किस प्रकार से सभ्यता का विनाश हुआ। तो कुछ मानते हैं कि आक्रमण हुआ, कुछ मानते हैं कि बाढ़ हुआ, कुछ मानते हैं कि भूकंप आया। और भूकंप के साथ यह संभव है कि भूकंप आया और वहाँ पर क्या आया? जमीन धंस गई और यहाँ पर जीवन समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद है जलवायु। कुछ का ऐसा मानना है कुछ विद्वानों का कि प्रारंभ में तो जलवायु अच्छी थी, मतलब वर्षा जो होती थी वो प्रचुर मात्रा में होती थी, लेकिन बाद में क्या होने लगा? वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे ये जो प्रदेश था वो रेगिस्तान में बदल गया और ये उजड़ गया, ठीक। मतलब ये क्वेश्चन हमें इस पर 5 पॉइंट लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद हर विद्वान का अलग अलग मत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? अब कई बार पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो अवशेष है वो सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कलिंगम कौन था? तो कलिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कलिंगम थे तथा इसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी माना जाता है। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 4 विशेषता बताइए। जल निकास प्रणाली इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? हम इसे पढ़ते हैं कि वहाँ की जल निकास प्रणाली इससे क्या थी और इसकी विशेषता क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले नालियों को वहाँ पर क्या किया गया था? सबसे पहले क्या बनाई गई थी? नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में गलियाँ बनाई गई और उसके अगल बगल जो थे वो घर बनाए गए थे, ठीक। तो पहले नालियाँ, फिर गलियाँ और फिर उसके आसपास घर।
उसके बाद है गंदे पानी को आवाज से बाहर निकालने के लिए एक दीवार का नाली से सटे होना जरूरी था। मतलब कि जैसे कि ये नाली है तो यहाँ पर एक दीवार का होना क्या था, आवश्यक था। ठीक है। अधिकांश नाले गारे से जमी हुई ईंटों से बनाई हुई थी। इन्हें ऐसी ईंटों से जमा मतलब अधिकांश जो नाली थी वो गारों से जो जमी हुई ईंटें थी उनसे बनाई गई थी और नाली को ऐसे बनाया गया था ताकि हम उन्हें खोल के सफाई कर सकें। मतलब समझ लो कि यहाँ पर एक ढक्कन रख दिया है, हम इसे खोलेंगे जब हमें सफाई करनी होगी और हम सफाई कर देंगे। ठीक। उसके बाद आगे घरों का गंदा पानी सबसे पहले मलकुंड में खाली होता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी एक मलकुंड बना होता था उसमें जो भी घरों का जो गंदा पानी होता था वो वहाँ आता था और जो ठोस पदार्थ रहता था वो वहाँ पर ही जम जाता था और बाकी जो पानी है वो बाहर निकल जाता था। ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला था कि निष्कर्ष सब क्वेश्चन में देना ज़रूरी है, तो इसमें भी हम निष्कर्ष देंगे। तो निष्कर्ष क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो क्या है, पुरातत्व का एक अजूबा है। मतलब यहाँ की जो नालियाँ थी या फिर यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो सबसे अनूठी या सबसे विशिष्ट जल निकास प्रणाली थी। ओके। अब हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में समाधान की प्रमुख विशेषता। तो अब समाधान की प्रमुख विशेषता क्या है, हम ये पढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ की कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को गत्तों में दफनाया जाता था। मतलब यहाँ पर लोगों को जलाया नहीं जाता था, यहाँ पर क्या करते थे, दफनाया जाता था। ठीक है। कुछ गत्तों में ईंटों की चिनाई की जाती थी। गत्तों की बनावट भी भिन्न होती थी। अब चिनाई की जाती थी और गत्तों की भिन्न होती थी, ये कैसे? तो मतलब जो लोग अमीर होते थे वो क्या करते थे, सिंपल ही गाड़ देते थे। लेकिन जो कुछ लोग अमीर होते थे वो क्या करते थे, चिनाई वगैरह फिर अच्छी गाड़ते थे। तो इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। फिर हड़प्पा के समाधान आभूषण तथा मतभांड प्राप्त हुए। अब ये लोग क्या करते थे, जब भी किसी को दफनाते थे तो वहाँ पर आभूषण, मतभांड वगैरह ये सब रख देते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जब गत्तों को जब दफनाया गया था तो उन्हें जब बाद में पता चला, तो क्या पता चला कि स्त्री और पुरुष दोनों के शवों के संग क्या दफनाए गए थे, आभूषण दफनाए गए थे। इससे क्या पता लगता है कि वहाँ के जो आदमी, स्त्रियाँ और पुरुष दोनों ही जो थे आभूषण पहनते थे। ठीक है। हड़प्पा के समाधान में कोई भी अत्यंत बहुमूल्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमने केवल इतना ही प्राप्त हुआ है, ऐसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो जिसका कि बहुत ज़्यादा महत्व हो। ओके। हमारा जो चैप्टर है ईंटें मन के हस्तियाँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यही खत्म होता है। हम इसके आगे के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।